टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। हम थोड़ा सा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को एक्सप्लोर करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बेसिकली है क्या और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बीइंग अ फिज़िकल थेरेपिस्ट हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, हमें इसमें क्या चीज़ जो है वो इवेलुएट करनी होगी और किस चीज़ पे जो है वो ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ प्रोफेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पेशेंट्स एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ future physical therapy students and studies. So now we will move to the topic. So first is the what is evidence based practice, या short term में हम इसको कहते हैं EBP. तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बेसिकली कम्बिनेशन है थ्री थिंग्स का. वन इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस, सेकंड वन इज़ द क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ एंड थर्ड वन इज़ patient unique values and circumstances. That three things will ultimately help us to formulate or make a sound knowledge for the evidence based practice and to make clinical decision making for our practice. So these are the three things that involve or integrate in our practice to give a high quality practice or treatment techniques to the patient that basically design or based on the three things. One is the high quality clinical research, second one is professional knowledge, and third one is patient preferences. So these three things, these are the three main steps or three main stones of the EBP or evidence based physical therapy practice. High clinical research involve patients in clinical settings, and patient preferences should be the part of decisions and should be discussed with the patient, the benefits and risk. मीन आप जो ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं पेशेंट को, कोई एक्सरसाइज थेरेपी की टेक्निक है, कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, कोई मैनुअल थेरेपी की टेक्निक्स हैं, कुछ भी अगर आप जो चीज़ पेशेंट के प्लान में इंडल्ज कर रहे हैं वो चीज़ें आपकी पेशेंट के साथ डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट पेशेंट्स को अपने ट्रीटमेंट के हार्म्स और बेनिफिट्स का भी पता होना चाहिए और पेशेंट इक्वली इन्वॉल्व हो आपका उन ट्रीटमेंट टेक्निक्स में या ट्रीटमेंट सेशंस में, उसकी प्रॉपर कंसेंट होना चाहिए ताकि पेशेंट जो है वो नेक्स्ट आपको चीज़ अलाउ करे परफॉर्म करने के लिए, या उसको आइडिया हो कि क्या चीज़ उसके लिए बेनिफिशियल है और क्या चीज़ बेनिफिशियल नहीं है. थर्ड वन इज़ द प्रैक्टिस नॉलेज. प्रैक्टिस नॉलेज इज़ एक्सपीरियंस बट नॉट एविडेंस एंड प्रोफेशनल जजमेंट. कि विद द टाइम जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपका प्रैक्टिस नॉलेज इन्हांस होता है. जैसे जैसे आप पेशेंट्स देखते हैं, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इंक्रीज़ होते हैं, आपका नंबर एक्सपीरियंस उनके डिफरेंट सिनेरियो से, हिस्ट्री से, सिम्टम्स, साइंस, सब चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता इवेलुएट होता है और वो बढ़ता है. EBP में हम उस चीज़ को टर्म यूज़ करते हैं. द टर्म इज़ रिफ्लेक्टिव थेरेपिस्ट. So basically reflective therapists are those therapists that develop clinical knowledge by explicit thinking about their clinical encounters with the patient. कि जो क्लिनिकल सेटअप में उनका पेशेंट्स के साथ एक्सपोजर होता है, उनके प्रीवियस सिनेरियोज से वो अपना नेक्स्ट सिनेरियोज जनरेट करते हैं या उनके साइन सिम्टम्स अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज़ करके नेक्स्ट जो हैं वो एक्सपेक्टेशन जनरेट करते हैं फॉर द फ्यूचर पेशेंट. Those expectation plays an important role in the shared decision making. डिसीजन मेकिंग में दैट ये जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं या जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो हेल्प आउट करता है. उसके अलावा कुछ एडिशनल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे किसी भी प्रैक्टिस को, हमारे नॉलेज को, हमारे क्लिनिकल सेटिंग्स को या हमारा जो पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप है उसको, या हमारा पेशेंट डॉक्टर ट्रीटमेंट सेशंस हैं उनको अफेक्ट कर सकते हैं. दैट आर द कल्चर, सेटिंग्स, रिसोर्स एंड पॉलिटिक्स. ये मेजर फैक्टर्स हैं हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जो एडिशनल फैक्टर्स में काउंट होते हैं. नेक्स्ट कुछ मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट द EBP दैट हम सिर्फ सोचते हैं कि जो जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट होगा या जो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ हैं वही EBP का पार्ट होंगी, और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज़ अ कुक बुक और नो वैल्यू फॉर द क्लिनिकल एक्सपर्टीज़.
एक और ये भी कॉमन कंसम्पशंस है कि जो टीचिंग से रिलेटेड हैं या जिनकी स्टडीज़ बेस्ड एक्सपर्टीज़ चल रही हैं या जिन्होंने नेक्स्ट फ्यूचर स्टडी में रिसर्च में इन्वॉल्व होना है, ईबीपी जस्ट उनको हेल्प आउट करेगी हमें, या कुछ ऐसे पर्सन्स जो जस्ट क्लिनिकल सेटिंग्स में इन्वॉल्व हैं जिनका टीचिंग से या फ्यूचर रिसर्च स्किल से कोई लेना देना नहीं है, उनको हेल्प आउट नहीं करेगी। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जो कि यूज़ की जाती है फ़िज़िकल थेरेपी के लिए। हालांकि हमने पहले प्रीवियस उसमें देखा है कि दैट ईबीपी बेसिकली इन्वॉल्व ऑन द क्लिनिकल एक्सपर्टीज़, रिसर्च एंड पेशेंट्स आर आल्सो इक्वली इन्वॉल्व, बट नेक्स्ट आल्सो इन्वॉल्व ऑन द क्लिनिकल एक्सपर्टीज़। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस, और कुछ इंपॉर्टेंट जो कि ईबीपी की हैं, दैट विल हेल्प अस टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर फॉर द पेशेंट, कंट्रोल ओवर यूटिलाइजेशन एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ईबीपी से आप जब रीसेंट ट्रेंड्स जो आपके ट्रीटमेंट टेक्निक में चल रहे होंगे उनको फॉलो करेंगे तो आपको एक चीज़ जो साइंटिफिकली रिसर्च बेस्ड एविडेंस में प्रूव नहीं करती, या जो चीज़ आपके लिए क्लिनिकल सेटअप में पेशेंट्स के लिए या आपके क्लिनिकल सेटअप के लिए इतनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, एक्सपेंसिव है और उसके रिज़ल्ट्स भी इस तरह से अच्छे नहीं हैं, तो आप उसको जब रिसर्च उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसे क्विट कर देंगे। तो ये ओवर यूटिलाइजेशन को भी मिनिमाइज़ करेगी और कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस को ज़्यादा प्रमोट करेगी। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यू विद द वर्थ-लेस थेरेप्यूटिक टेक्निक। जैसे जैसे न्यू एडवांसमेंट होती जाएगी, न्यू टेक्निक्स या न्यू इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज़ या न्यू मैनुअल थेरेपिक टेक्निक्स आती जाएंगी और वो रिसर्च बेस्ड होंगी, सपोर्टेड होंगी, उनके रिज़ल्ट्स जो हैं प्रिमिटिव ट्रीटमेंट है या प्रीवियस ट्रीटमेंट है उनसे ज़्यादा अच्छे होंगे, तो वर्थलेस थेरेप्यूटिक टेक्निक्स क्विट होती जाएंगी। नेक्स्ट, आपको लेटेस्ट अप्रोच से जो है वो नो हाउ होगा विद द रेफरेंस ऑफ ईबीपी जब हम उसको यूज़ करेंगे, एज वेल एज ऑल्सो इंक्रीज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। पेशेंट का जो हमने फिज़िकल थेरेपी का एम है कि अपने प्रोफेशनल पैरामीटर्स में आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करना है, तो वो आपको हेल्प आउट करेगी ईबीपी। So these are the source of evidence for the optimal patient outcome. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, these are the three pillars, three basics of the EPP. Number one is the scientific research, second one is clinical expertise, and third one is patient values and circumstances. So first of all, number one pillar, that is scientific research or available evidence. Scientific research is the evidence is empirical evidence acquired through systematic testing of hypothesis. एक hypothesis formulate होती है, then उसकी testing के बाद scientific research generate होती है. So these are the two general type of scientific research. One is the clinical research and second one is basic science research. Clinical research को अगर हम define करें, that involve the human subject, के human being जो है वो part होंगे clinical research का. And that will help us to answer about diagnosis, intervention, prevention, prognosis in relation to disease or injury. बेसिकली ये जो हमारे पास चीज़ है, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, प्रोग्नोसिस एंड प्रिवेंशन, ये हमारा वो पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल के कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च है और ह्यूमन बेस्ड स्टडीज़ इस पे होंगी, तो ये ह्यूमन से रिलेटेड जो उसकी डिजीज़ है उसका डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, प्रोग्नोसिस, प्रिवेंशन से लेकर कंसर्न होगी. Second one is the basic research that involve non-human research and is fundamental to evidence-based physical therapy. So clinical research and basic research ये दो हमारे पास general research के type हैं जो यूज़ की जाती हैं. But अगर इन दो clinical और basic research में if there is insufficient clinical research on particular topic, कि आप जो topic देखना चाह रहे हैं उनमें आपको research उस field में available नहीं है, then थेरेपिस्ट क्या कर सकता है, उससे सिमिलर फील्ड्स में जो स्टडीज़ हो चुकी हैं किसी हेल्दी पार्टिसिपेंट पे, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रीटमेंट, फॉर द पर्पज़ ऑफ एविडेंस. और उसके अलावा कुछ जो है वो बेसिक रिसर्च वगैरह भी यूज़ की जा सकती हैं. नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो थेरेपिस्ट है, थेरेपिस्ट हैव द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई, इवेल्युएट एंड समराइज रिसर्च एविडेंस कंसर्निंग अ पेशेंट केयर. मीन जो ईबीपी के पिलर्स हैं, नंबर वन साइंटिफिक रिसर्च, सेकंड इज़ द क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ एंड थर्ड वन पेशेंट केयर. तो फिज़िकल थेरेपिस्ट उसमें मेन रिस्पॉन्सिबल है एक आइडियल, एक क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए.
Second main and important part is of the evidence-based practice is clinical expertise, as I already discussed that based on the implicit explicit knowledge about physical therapy, diagnosis, treatment, prevention and prognosis. मीन्स जो हमारे मेन पेशेंट ट्रीटमेंट या पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल के कंपोनेंट हैं, थेरेपिस्ट उसके बारे में उसको आइडिया होना चाहिए, वो अच्छे से उसको एक्सप्लोर कर सके, इवेलुएट कर सके पेशेंट की डिज़ीज़, उसकी इंजरी, उसकी केयर है, उसके अलावा उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह इम्प्रूव करने के कैपेबल होना चाहिए और क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ से उसको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए. नेक्स्ट, प्रोफेशनल विजडम एक्वायर्ड थ्रू द डेकेड ऑफ प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर. जैसा कि पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि रिफ्लेक्टिव थेरेपिस्ट आर द दोज थेरेपिस्ट दैट इन्हांस, जो अपना विद द टाइम अपना नॉलेज इन्हांस करते हैं, अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ इन्हांस करते हैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से या अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, जो पेशेंट्स उन्होंने उस चीज़ से रिलेटेड देखे होते हैं. तो दैट विल हेल्प द फिज़िकल थेरेपिस्ट टू इन्हांस देयर क्लिनिकल एक्सपर्टीज़. इसके अलावा पेशेंट जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ हैं या क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ इज़ पास फ्रॉम क्लिनिशियन टू क्लिनिशियन इन फॉर्मल एकेडमिक सेटिंग्स. मीन आप अपनी जो क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ हैं, आपके जो एकेडमिक्स हैं, आपके जो रिसर्च स्किल्स हैं या पेशेंट ट्रीटमेंट स्किल्स हैं, आप उनको कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशनल कोर्स, रेजिडेंसीज़ वगैरह या फॉर्मल मेंटोरशिप वगैरह या कोलीग्स में आप सिनेरियोज़ हैं, कंडीशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, डिस्कस करके पेशेंट को डिस्कस करके अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ विद द टाइम इन्हांस कर सकते हैं. सो जब भी आप एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा पहला स्टेप है साइंटिफिक रिसर्च एंड सेकंड वन इज़ द क्लिनिकल एक्सपर्टीज़. इन दो चीज़ों का मेजर रोल है अगर हम इसको अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करें. तो अगर हम अपनी वैल्यूज़, प्रेफरेंसेस, अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, चॉइसेस इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे तो जो डिसीजंस होंगे वो बायस्ड होंगे, वो इन द फेवर ऑफ पेशेंट्स नहीं होंगे, जिससे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की कंप्लायंस डिस्टर्ब हो सकती है. The third pillar of the EBP is patient values and circumstances. पेशेंट और उसके जो केयर गिवर्स होते हैं, जो उसके साथ अटेंडेंट हैं, उसके हेल्पर्स हैं, वो कोई भी हो सकता है, उसके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, उसके स्पाउस वगैरह हो सकते हैं, बहन भाइयों में से कोई भी हो सकता है, बट दे क्रिएट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ EBP. So patient values and circumstances. Values include belief, preferences and expectations. As well as cultural identification that the patient bring to therapy environment. Belief, preferences, expectations और अपने जो cultural identities हैं उनके साथ patient आपको approach करता है. And circumstances include comorbid conditions. कोई भी आप कह लें कि उसको secondary medical problems हो सकती हैं. उसके अलावा access to patient care and support network उनके पास क्या है. कोमॉर्बिड कंडीशन मीन कोई सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हैं, कोई और मेडिकल हिस्ट्रीज़ में अंडरलाइंग या पैरेलल डिजीज़ उसको पेशेंट को है. असेस टू द मेडिकल सर्विस मीन रूरल वर्सेस अर्बन. ज़ाहिर है शहरों में जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल्स एरिया. इंश्योर्ड वर्सेस अनइंश्योर्ड, ये भी एक मेजर फैक्टर है. इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं या आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस अगर करवाई हुई है. एंड नेक्स्ट वन इज़ द फैमिली इन्वायरमेंट. Live with the parents versus live in foster homes. सपोर्ट नेटवर्क जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा किसी भी पेशेंट का, तो उसके सर्कमस्टांसेस एज़ कम्पेयर टू दोज विच हैव नो और लेस सपोर्ट सिस्टम डिफरेंट होगा. उनमें सिनेरियोज, ट्रीटमेंट का भी, डॉक्टर्स को अप्रोच करने का भी और ट्रीटमेंट को कैरी ऑन करने का भी. सो सोर्स ऑफ एविडेंस, दीज आर द प्रीवियस जो हमने डिस्कशन की है उस पर बेस्ड है. मीन पेशेंट वैल्यूज़ एंड सर्कमस्टांसेस, साइंटिफिक रिसर्च एंड क्लिनिकल एक्सपर्टीज़. आप डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान जो एक रिलेशन है दैट विल डिपेंड अपॉन द कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन एंड एजुकेशन. आपने पेशेंट को हर ट्रीटमेंट का या टेक्निक का जो उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल है वो बताएंगे एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर. नेक्स्ट पेशेंट पे डिपेंड करेगा कि वो उनमें किन चीज़ों को नेक्स्ट कैरी ऑन करना चाहता है. लेकिन आपकी कम्युनिकेशन, एजुकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स पे डिपेंड करेगा कि आप पेशेंट को कितना कन्विंस कर सकते हैं फॉर द
कि वो चूज़ करे एक इफ़ेक्टिव और एक अच्छा ट्रीटमेंट अपनी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए। सो डिसीजन मेकर्स में बेसिकली हमारे पास पेशेंट हैं, क्लाइंट भी हो सकता है, केयर गिवर भी हैं एंड एविडेंस बेस्ड क्लिनिशियन। पर्पस टू गेट शेयर्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड ऑप्टिमाइज्ड आउटकम, के जो डिसीजंस हैं वो पेशेंट और डॉक्टर्स या उनके केयर गिवर्स के दरमियान ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुके हों, और उसका पर्पस क्या है कि पेशेंट को हमने हर हाल में बेनिफिट देना है ताकि पेशेंट की कंप्लायंस किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और पेशेंट जो है वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सके। सो दीज आर द सोर्स ऑफ एविडेंस फ्रॉम अ पेशेंट एंड थेरेपिस्ट परस्पेक्टिव, कि पेशेंट के परस्पेक्टिव में एविडेंस क्या चीज़ है और थेरेपिस्ट जो है वो ज़्यादातर किस पे रिले करते हैं। तो थेरेपिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो मेजर सोर्स ऑफ एविडेंस है दैट इज़ साइंटिफिक रिसर्च, जिसको हमने पहले डिस्कस किया है कि आपको जब भी कोई पेशेंट आएगा या कोई भी केस सिनेरियो, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी हिस्ट्री को, किसी टेस्ट को आप देखना चाहेंगे या किसी टेक्निक्स को, तो आप सबसे पहले जो हैं वो सर्च इंजन्स को यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्च इंजन्स को यूज़ करेंगे और साइंटिफिक रिसर्च पे आप ज़्यादा रिले करेंगे कि रिसर्च रिसेंट स्टडी क्या कहती है इस चीज़ को लेकर, तो आप उससे अपना नॉलेज रिवाइज़ करेंगे या उस पे बिहाफ पे ट्रीटमेंट में वो चीज़ इंडल्ज करेंगे। फिर पेशेंट वैल्यूज़ भी देखनी होती हैं, पेशेंट सर्कमस्टांसेस भी हैं, कुछ आप प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ अपने सीनियर्स से हैं, अपने कोलीग्स हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, अपना पास्ट पेशेंट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव थेरेपिस्ट जैसा कि मैंने पहले टर्म यूज़ की है उससे, उसके अलावा कुछ स्किल्स जो आपने इन्हांस की हैं, आपकी प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस वो लास्ट में आएंगी। बट विद द केस ऑफ पेशेंट के लिए जो मेजर सोर्स ऑफ एविडेंस है वो डिपेंड करेगा अपने केयर प्रोवाइडर रिकमेंडेशन पे। केयर प्रोवाइडर रिकमेंडेशन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि कोई भी हो सकता है, उसके साथ उसका कोई हेल्थ हेल्पर है, नर्स है, मेड्स, स्पाउस, उसके सिबलिंग्स वगैरह में कोई भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, उन पे वो ज़्यादा डिपेंड करेगा और साइंटिफिक रिसर्च पे सबसे कम, और अपनी एक्सपेक्टेशंस प्रेफरेंसेस पे सबसे ज़्यादा रिले करेगा और कल्चरल बिलीव्स पे। सो ये दो हमारे पास डिफरेंट कंट्रास्ट हैं। सोर्स ऑफ एविडेंस फॉर द थेरेपिस्ट इज़ साइंटिफिक रिसर्च एंड सोर्स ऑफ एविडेंस फॉर द पेशेंट इज़ केयर प्रोवाइडर रिकमेंडेशन। नेक्स्ट इज़ द सोर्स ऑफ एविडेंस। सो दीज आर द सोर्स ऑफ एविडेंस, ये ज़रा रिलेटेड है टू द सेकंड स्टेप ऑफ EBP। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता देती हूँ कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले जो ये स्टेप 2 का पार्ट है दैट इज़ द सोर्स ऑफ एविडेंस। हम बात कर रहे हैं कि बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंस, बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस, तो उस एविडेंस आपने लेना कहाँ से है। तो उसमें जो हमारा सेकंड स्टेप है EBP का, दैट इन्वॉल्व यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस टू सर्च फॉर स्पेसिफिक रिसर्च एविडेंस टू आंसर योर क्लिनिकल क्वेश्चन। कि कोई क्लिनिकल क्वेश्चन आपके माइंड में है रिलेटेड टू नेक पेन, शोल्डर, नी, लो बैक पेन, वीमेन हेल्थ और कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी, कोई भी आपकी डोमेन हो सकती है जो भी आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, या अगर आप कोई पेशेंट को डील कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस यूज़ करेंगे। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगी। तो ये उनमें सोर्स ऑफ एविडेंस हैं कि हम कहाँ ज़्यादा अप्रोच करें। ये एक हायरार्कीज़ ऑफ एविडेंस भी है, इसको हम कहते हैं, जिसमें सिस्टमैटिक रिव्यू हमारे पास सबसे पहले टॉप ऑफ लिस्ट है। सो सिस्टमैटिक रिव्यू आर द स्टडीज़ दैट कंबाइन अदर स्टडी आर एट द टॉप ऑफ pyramid and represent the highest level of research evidence। हाईएस्ट लेवल ऑफ रिसर्च हम सबसे पहले सिस्टमैटिक रिव्यूज़ में जाएंगे। सेकंड इज़ द रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। SR के नीचे हमारे पास RCTs हैं और कोहार्ट स्टडीज़ हैं। हम वहाँ से अपना एविडेंस ले सकते हैं या सपोर्ट ले सकते हैं जो हमें फर्दर गाइड करेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास इसमें CPGs हैं, एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस। CPGs आर नॉट रिसर्च स्टडीज़ but rather a comprehensive summary of research studies developed by expertise in field. CPGs are the direct recommendation for practice that combine best clinical research and clinical expertise। CPGs सबसे ज़्यादा हायरार्कीज़ में टॉप पे हैं, एडवांस हैं और सबसे ज़्यादा रिलायबल आपके लिए CPGs हो सकती हैं, क्योंकि ये कम्बिनेशन है हमारी
बेस्ट क्लिनिकल रिसर्च का और क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ का। सो एफिशिएंट वे यही है कि जब भी आप कोई सोर्स ऑफ एविडेंस देखने लगें तो आप वो स्टडीज़ देखें जो कि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन में अवेलेबल हैं। फ्रीक्वेंट केसेस में अगर आपका जो सिनेरियो है अगर उसमें सीपीजीज़ नहीं आ रही तो आप फिर नेक्स्ट सिस्टमैटिक रिव्यूज़ में फिर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पे या क्लिनिकल ट्रायल कोहॉर्ट स्टडीज़ आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जैसे लेवल आपका हायरार्कीज़ में या इस पैरामिड में नीचे आते जाएंगे, आपका जो लेवल ऑफ एविडेंस है या जो एविडेंस की ऑथेंटिकेशन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। So these are the 5 steps of EBP. Number 1 is identify the need for information and develop a focused and searchable clinical question. आपने सबसे पहले एक नीड और क्लिनिकल क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है जो आपको चाहिए और उसके बाद आपने एक सर्चेबल क्लिनिकल क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है। सेकंड इज़ कंडक्ट अ सर्च टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल रिसर्च एविडेंस टू आंसर योर क्वेश्चन। सर्च आप सर्च इंजन से करेंगे जैसा कि पीछे मैंने हायरार्कीज़ से बात की है ताकि वो आपका जो क्यूरी है या जो क्वेश्चन है उसको आंसर करें। थर्ड वन इज़ क्रिटिकल अप्रेज द रिसर्च एविडेंस फॉर एप्लीकेबिलिटी एंड क्वालिटी। आपने उस एविडेंस को अच्छे से थॉरली अप्रेज करना है कि उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या क्वालिटी है। ये इंशाल्लाह आपको थर्ड लेक्चर में एप्लीकेबिलिटी ऑफ एन आर्टिकल एंड क्वालिटी इसमें डिस्कस होगी। फोर्थ स्टेप इज़ इंटीग्रेट द critically appraise research evidence with clinical expertise and the patient values and circumstances. आपने उस क्रिटिकली अप्रेज रिसर्च एविडेंस को अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ जो कि हमारा सेकंड स्टेप है ईबीपी का सेकंड पिलर है एंड थर्ड पेशेंट वैल्यूज़ एंड सर्कमस्टांसेस के साथ आपने कंबाइन करना है। फिफ्थ स्टेप involve evaluate the effectiveness and efficacy of your efforts in step 1 through 4. आपने 4 जो आपके पहले स्टेप्स हैं उनको कंबाइन करना है एंड आइडेंटिफाई वे टू इम्प्रूव दैम इन द फ्यूचर। इवेलुएट री इवेलुएट करके आप उसको दोबारा से कि आप फ्यूचर में इन चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक 5 स्टेप्स ऑफ ईबीपी। सो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग क्या है? क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व high quality clinical research, information from the patients, their preferences and information for the physical therapist. Clinical expertise है, patient preferences and high quality clinical research की integration को साथ जो हमारी additional settings हैं like cultural, economic, political context, हमारी जो settings हैं उन सब की जो involvement है या उनकी सब की integration clinical decision making में help out करेगी। So these are the clinical decision making in physical therapy. Examination, evaluation जो हमारे patient management model का part है, physical therapy diagnosis, prognosis and plan of care. Next implementation of plan of care and फिर दोबारा से outcome measures को re-examine करना है और साथ साथ आपने अपनी clinical expertise, research और patient preferences को लेना है EBP। तो ईबीपी भी और पेशेंट मैनेजमेंट दोनों आपका क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में पैरेलल पार्ट हैं और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। एप्टा 2020 विजन फिज़िकल अमेरिकन फिज़िकल थेरेपी एसोसिएशन में 2020 में एक विजन प्रोवाइड किया गया कि 2020 अप टू द 2020 फिज़िकल थेरेपी प्रोफेशन कैसा होगा। सो 2020 तक जो एप्टा का विजन था दैट फिज़िकल थेरेपी विल बी आइडेंटिफाइड एंड इंडिविजुअल profession as the practitioner of choice to whom consume have direct access from the diagnosis of intervention for prevention of impairment, activity limitation, participation restriction and environmental barrier related to movement, function and health. मीन फिज़िकल थेरेपी जो है वो जो कंज्यूमर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो क्लाइंट्स होंगे उनको डायरेक्ट एक्सेस होगी इन सब चीज़ों के लिए, अपनी डायग्नोसिस, फिज़िकल थेरेपी डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, प्रिवेंशन, लिमिटेशंस जो उनकी हैं, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, मीन कोई भी प्रॉब्लम है जो उनकी मूवमेंट, फंक्शन और हेल्थ से रिलेटेड है तो फिज़िकल थेरेपी कैपेबल होंगे या फिज़िकल थेरेपिस्ट कैपेबल होंगे उस चीज़ को डील करने के लिए। So medical differential diagnosis mean comparison of symptoms of similar disease and diagnosis
एंड फिज़िकल थेरेपी डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन्वॉल्व ह्यूमन मूवमेंट डिसफंक्शंस। कोई न्यूरोमस्कुलर साइंस हैं, सिम्टम्स हैं और साथ साथ ह्यूमन मूवमेंट डिसफंक्शंस फिज़िकल थेरेपी डायग्नोसिस का पार्ट होंगे। थैंक यू।